अच्छा जी, फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है हाइपरप्लेजिया। जैसे हमने ऑलरेडी बात कर दी कि हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि अगर बेशक हमारे पास पहले के 4 सेल्स थे, जब इनके ऊपर हाइपरप्लेजिया होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 8, और 8 से कितने हो जाएंगे, 12। तो जब नंबर इंक्रीज करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जिस तरह हमने हाइपरट्रॉफी की बात की, ये भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया भी होता है जो नॉर्मली हो रहा होता है, बॉडी में नुकसानदेह नहीं है, और पैथोलॉजिकल भी है जो कुछ अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से होगा। ठीक है। अब ये जो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे, मोस्टली जो है इसके कॉजेज़ या इसके लिए जो स्टिमुलस हैं वो हार्मोन होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए स्टिमुलस क्या होगा, हार्मोन होंगे या ग्रोथ फैक्टर होगा। एक्सेसिव हार्मोन हुआ तो वो भी हाइपरप्लेजिया कॉज कर देगा, और एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर हुए तो वो भी करेंगे। अब फिजियोलॉजिकली हमारे पास कहाँ पे हमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, तो फिजियोलॉजिकली हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और दूसरा हमारे पास है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, यानी कि हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में हाइपरप्लेजिया होता है। अब ये कब होता है, जब आपकी प्यूबर्टी के ऊपर, स्पेशली फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी पे क्या रिलीज होना शुरू होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, वही सेम है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है, वहाँ पे नंबर इंक्रीज करता है, और सेम एज यूट्रस के एंडोमेट्रियम में भी एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नंबर इंक्रीज करता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, इसमें से जो एंडोमेट्रियम है इसकी फर्दर आगे 2 लेयर होती है, एक बेसल और एक स्पॉन्जी। जो स्पॉन्जी लेयर होती है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट करती है और फिर ये क्या करती है, शेड ऑफ हो जाती है, दोबारा से ये आती है। तो ये एक तो साइज़ में भी इंक्रीज होती है, यानी हाइपरट्रॉफी को भी इन्वॉल्व करती है, और नंबर में भी इंक्रीज होती है, इसमें हाइपरप्लेजिया भी होता है। सो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया कब है, एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में, जब फीमेल की ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और यूट्रस की प्रोलिफरेशन होती है, तो हाइपरप्लेजिया देखने में आता है एट प्रेगनेंसी और एट प्यूबर्टी दोनों। दूसरी बात है हमारे पास कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया है। तो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया से क्या मुराद है कि जब आपके ऑर्गन के किसी पार्ट को क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए या सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाए, और वो दोबारा से वहाँ पे सेलुलर प्रोलिफरेशन हो और ऑर्गन साइज रिगेन कर ले, इसको हम कहते हैं कंपनसेट किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लिवर था और हमने ना इसकी सर्जरी की, ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने इसकी सर्जरी की और ये पीस हमने क्या किया, काट दिया, तो ये बेसिकली कितना बच गया, इतना। लेकिन 12 आवर्स बाद ही इसमें हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाता है, यानी ये नंबर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से अपने नॉर्मल ऑर्गन साइज को, जितना सर्जरी से पहले था, इसको अटेन कर लेता है। जब ये ऑर्गन साइज को अटेन कर लेगा तो फर्दर प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया है कि जब आपके किसी ऑर्गन के पार्ट को कट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए या सर्जरी की जाए, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे नंबर इंक्रीज होते हैं और वो दोबारा से उस ऑर्गन के साइज को रिगेन कर लेते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की। अब अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की, तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कहाँ पे देखा गया, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया मैं आपको समझाती हूँ। जब हमारे पास यूट्रस जो है एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि यहाँ से सारे का सारा समझ लो ये बेसल लेयर और स्पॉन्जी लेयर शेड ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पे स्पॉन्जी लेयर बनना स्टार्ट होती है दोबारा से। ठीक है ना, नंबर इंक्रीज होता है बल्कि साथ ही साथ साइज भी इंक्रीज होता है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बैलेंस से ये चीज़ वेल रेगुलेटेड है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया और एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया तो ये प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये पैथोलॉजिकल है, ये नॉर्मल नहीं है। ये इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगी कि हम कहेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया या ट्रीट नहीं किया गया तो ये यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन हाइपरप्लेजिया में और कैंसर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ये है कि हाइपरप्लेजिया कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, कंट्रोल सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब वो फैक्टर जो इसकी डिवीजन करा रहे हैं वो रिमूव हो जाए या बॉडी खुद उनको रिमूव कर दे, तो ये ग्रोथ जो है ये रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। जबकि कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। हाँ, लेकिन हाइपरप्लेजिया एक ऐसी ज़मीन ज़रूर क्रिएट करता है जहाँ पे कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैंसर डेवलप हो जाए। तो हाइपरप्लेजिया को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो ये डिसरेगुलेटेड होगा, और डिसरेगुलेटेड होगा तो फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैंसर अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, ये कंट्रोल सेल डिवीजन है, बॉडीज़ को चेक कर रही होती है। ना सिर्फ इस इम्बैलेंस की वजह से
बल्कि कहता है कुछ वायरल इन्फेक्शन के केसेस में भी हाइपरप्लेजिया देखने में आया। ये जो स्किन के ऊपर हमें वार्ड्स निकले हुए होते हैं इनमें भी क्या है, हाइपरप्लेजिया होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है एट्रोफी की। एट्रोफी में क्या है बच्चों, बहुत आसान है। एट्रोफी के अंदर सेल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, श्रिंकेज है, ठीक है। हमने अभी तक अडेप्टेशन के 3 मेथड पढ़े। हाइपरट्रॉफी में सेल का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो रहा था, हाइपरप्लेजिया में जो सेल है उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, और एट्रोफी में सेल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों श्रिंक हुआ, अगर हमारे पास कोई ऐसे सेल्स हैं जिनकी तरफ ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं जा रही तो वो अपने आप को सुकेड़ लेते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, और जितना थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है उसके साथ इक्विलिब्रिएट कर लेते हैं। एट्रोफी का मतलब डेड सेल नहीं है, लेकिन ऐसे सेल ज़रूर हैं जिनके फंक्शन रिड्यूस हुए होंगे, ठीक है। अब ये जो एट्रोफी है ये भी अंडर सम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है और पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कब, कि जब नॉर्मली किसी एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई है तो वो सेल जो है वो क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स में श्रिंक हो जाएगा, एट्रोफाइड हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप को छोटा कर लेगा ताकि जितना ब्लड आ रहा है बस वो उस पर गुजारा करे। या फिर अगर हमारे पास कोई नर्व्स की डीइनर्वेशन हो गई है, या फिर आपने क्या किया हुआ है, इमोबिलाइजेशन है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है उसको प्लास्टर वगैरह हुआ है तो उसने टांगें बिल्कुल इमोबाइल रखी हुई हैं, बिल्कुल हिलाता जिलाता नहीं है, तो वो सेल्स भी एट्रोफाइड होना शुरू हो जाएंगे जिनमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। अब ये जो एट्रोफी है, ये जो श्रिंक है, ये क्यों हो रहा होता है, एक तो प्रोटीन की सिंथेसिस रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, और दूसरा प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी तेज़ हो जाती है। प्रोटीन की डिग्रेडेशन क्यों तेज़ होती है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, तो ओवरऑल सेल एट्रोफाइड हो जाता है। और एट्रोपिक सेल सम टाइम ऑटोफेगोसाइट्स हो जाते हैं, यानी इनमें ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है, हो सकता है इनको आके कोई दूसरा सेल खा भी जाए, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास एट्रोपी की क्या रीजंस हैं, डीनर्वेशन है, इमोबिलाइजेशन है, या रिड्यूस ब्लड सप्लाई है। अब आखिरी चीज़ आ जाती है मेटाप्लेजिया, और ये मेटाप्लेजिया का जो टॉपिक है ये मुझे बड़ा पसंद है। मेटाप्लेजिया असल में इन तीनों से डिफरेंट है। हाइपरट्रॉफी में क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, हाइपरप्लेजिया में क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ, एट्रोपी में क्या हुआ, नंबर साइज रिड्यूस हो गया। अब मेटाप्लेजिया में एक सेल को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल थे, अब यहाँ पे कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, कोई जहरीली चीज़ आ गई और वो इजीली इसको क्रॉस करके अंदर जा सकती है, इसलिए बॉडी अडेप्ट करेगी और क्या करेगी, यहाँ पे सेल को ही चेंज कर देगी, ठीक है। कोई काफ़ी मोटे भारे और डबल ट्रिपल लेयर वाले सेल्स ले आएगी ताकि अगर टॉक्सिन है भी तो वो इसको क्रॉस ना कर सके। तो मेटाप्लेजिया में एक अडल्ट सेल टाइप को दूसरी अडल्ट सेल टाइप के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि स्ट्रेस के साथ कोप अप किया जा सके, स्ट्रेस को बर्दाश्त किया जा सके, ठीक है। मेटाप्लेजिया की भी एग्जांपल भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग दी हुई है कि हमारे पास क्या है, जो स्मोकर्स है ना, स्मोकर्स जब स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से ड्रॉ करा लेती हूँ, ऐसे इस तरह की तो कुछ भी नहीं होती ब्रोंक्यूल्स, लेकिन अगर ये ब्रोंक्यूल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास कलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम था। क्या था, कलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम था, लेकिन क्योंकि जो स्मोक में टॉक्सिन है वो ईजिली इस कलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम को क्रॉस करके अंदर जा सकता है और अंदर उसको क्या कॉज कर सकता है, लंग कैंसर भी कर सकता है या मल्टीपल साइड इफेक्ट कर सकता है। इसलिए स्मोकर्स की जो ब्रोंक्यूल्स हैं और ट्रैकिया हैं उनका एपिथीलियम ही रिप्लेस हो जाता है स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम की बजाय, सिलिएटेड कलमनर एपिथीलियम की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस कौन सा होता है, जो बिल्कुल चौरस होता है, ठीक है। सो एक तो स्क्वैमस आ जाएगा और होगा भी स्ट्रेटिफाइड, यानी मल्टीपल लेयर्स होगा ताकि अगर अब टॉक्सिन है भी तो वो इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे ना जा सके, ठीक है। तो ये जो अडेप्टेशन मेटाप्लेजिया में की जाती है इसमें क्या है कि एक अडल्ट सेल को दूसरे अडल्ट सेल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि स्मोकर के ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड कलमनर एपिथीलियम को रिप्लेस कर दिया जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से ताकि टॉक्सिन्स की एब्जॉर्प्शन कम से कम हो। लेकिन इसका नुकसान है, वो कहता है उसके लिए इसने लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है डबल स्वॉर्ड का, यानी ये दो धारी तलवार है। सिलिएटेड एपिथीलियम का ये फ़ायदा था कि ये जो सीलिया है ये म्यूकस की प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करता था, यहाँ पे जो गंद होता है उसको ऐसे 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 करके क्लियर भी करता था। अब वो म्यूकस जो है वो क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे मे बी एक्यूमुलेट हो और उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा तो है लेकिन साथ ही साथ एक नुकसान भी है, ठीक है।
और ये अगर ज़्यादा देर के लिए परसिस्ट रहेगा तो ये यहाँ पे क्या भी कॉज कर सकता है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, इसको कैंसर में कन्वर्ट करता है। तो स्मोकर्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मेटाप्लेजिया होगा, यानी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, और मेटाप्लेजिया के बाद भी उसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ये कहें कि सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम चेंज हो जाता है स्क्वैमस में, नहीं, ऐसा नहीं है। ईसोफेगस में बिल्कुल इसका उलट है। ईसोफेगस में क्या मौजूद होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद होता है और वो रिप्लेस हो जाता है सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से। क्यों? क्रॉनिक गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लेक्स के केस में, ठीक है। उसके अलावा विटामिन ए भी हमें इस एपिथेलियम की डिफ्रेंसिएशन के लिए चाहिए होता है, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो मे बी एपिथेलियम जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमने इन टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया। अब आपके पास क्या आना है, आपके पास इसकी स्लाइड आनी है, या स्पेशली इसकी ग्रॉस पिक्चर बना के दे देते हैं और वो भी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की देते हैं ऑस्पी के अंदर। सो आपने उसको रिकग्नाइज करना है और आपको रीजंस पता होनी चाहिए कि अगर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब है कि क्या इंक्रीज हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है। तो पिक्चर देख के आपने बताना है कि ये वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी शो की हुई है, साइज इंक्रीज हुआ है ड्यू टू हाइपरटेंशन या एओर्टिक वाल्व डिजीज। इसी तरह अगर आपको यूट्रस दिखा देते हैं और यूट्रस में आपको क्या नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन नज़र आ रही है, तो आपने बताना है यूट्रस के अंदर दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है और हाइपरट्रॉफी भी होती है, और ये फिजियोलॉजिकली भी होती है, और हाइपरट्रॉफी जो है वो इसमें पैथोलॉजिकली भी होती है जब इनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स आपको कराई हैं इनको आपने लिखना है और अच्छे से याद करना है। इसमें से कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।